नमस्कार दोस्तों, मैं शांडिल अनुज। दोस्तों, आज आर्टिकल 29 और 30 के बारे में आज आपसे चर्चा करेंगे। आर्टिकल 29 और 30 ये कल्चरल और एजुकेशनल राइट के बारे में प्रोविजन करता है। आर्टिकल 29 दो क्लॉज को लेकर के चलता है। दो क्लॉज हैं इसमें। क्लॉज 1 जो है वो ये कहता है कि भारत के भीतर नागरिक के किसी वर्ग के जिनकी एक विशेष भाषा, लिपि या संस्कृत है, उन्हें बनाए रखने का अधिकार होगा। यानी एनी सेक्शन ऑफ द सिटीजन विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया हैविंग द डिस्टिंक्ट लैंग्वेज, स्क्रिप्चर एंड कल्चर, दे शैल हैव राइट टू कंजर्व। उनके पास यह अधिकार होगा कि उसे मेंटेन कर सकते हैं, उसे कंजर्व कर सकते हैं। यानी भारत के भीतर विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया एनी सेक्शन ऑफ द सिटीजन, नागरिक के किसी वर्ग, इरिस्पेक्टिव ऑफ रेस, रिलीजन, कास्ट, ऐसा कुछ नहीं है इसमें। ये इंडिविजुअल सिटीजन्स जो है उन्हें राइट देता है। सेक्शन ऑफ सिटीजन विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया हैविंग, जिनकी अपनी एक विशेष भाषा, डिस्टिंक्ट लैंग्वेज, स्क्रिप्चर और कल्चर है, इससे कंजर्व करने का राइट है। कंजर्व करने का राइट देता है, प्रोटेक्शंस। यानी मेजॉरिटी के द्वारा ऐसे माइनॉरिटीज के लैंग्वेज, स्क्रिप्चर और उनके कल्चर डिस्ट्रॉय न करे, हमारे फ्रेमर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ने इन्हें प्रोटेक्ट किया कि ऐसे वर्ग के जिनकी अपनी विशेष भाषा, लिपि और संस्कृत है, उसे वो मेंटेन कर सकते हैं। और आर्टिकल 29 का क्लॉज 2 इस बात को क्लियर करता है, ऐसा कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जो कि एडेड है और फंड रिसीव करता है फ्रॉम द स्टेट, एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स which aided and received the fund out of the state funds, वो इंस्टीट्यूट रेस के आधार पर, रिलीजन के आधार पर, कास्ट के आधार पर और लैंग्वेज के आधार पर ऐसे किसी नागरिक के एडमिशन को डिनाई नहीं कर सकता है। यानी ऑन दीज ग्राउंड्स दिस एजुकेशनल इंस्टीट्यूट which is added by the state or receive the fund out of the state funds, from out of the state funds cannot deny the admission of any citizens। यानी ये बेयर की जो प्रोविजन है वो ये बात स्पष्ट कर रही है कि कोई भी ऐसा नागरिक किसी ऐसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में भाषा के आधार पर, धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर उन्हें डिनाई नहीं किया जा सकता, उनके एडमिशन को लेने से मना नहीं किया जा सकता है। ये क्लॉज 2 बताता है आपका। यानी क्लॉज 1 सीधे सीधे जो बात कर रहा है वो कहता है कि कोई भी ऐसा
नागरिक का कोई भी ऐसा वर्ग जो भारत के भीतर रिजाइड करता है, जिसकी अपनी एक विशेष भाषा, लिपि या संस्कृति है और उसे बनाए रखने का उसके पास अधिकार है, उसे मेंटेन करने का, उसे कंजर्व करने का राइट है। ये प्रोटेक्शन है आर्टिकल 29 क्लॉज 1 के अंतर्गत। और कहता है कि ऐसा कोई स्टेट जो फंड प्रोवाइड कर रहा है, जो ऐड कर रहा है किसी ऐसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को, तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट कैन नॉट डिनाई द एडमिशन ऑफ एनी सिटीजन ओनली ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रेस, रिलीजन, कास्ट एंड लैंग्वेज। इन ग्राउंड्स के आधार पर उनके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता है। नो सिटीजन शैल बी डिनाइड, वर्ड है, मैंडेटरी वर्ड। और ये जो 29 और 30 का जो राइट है वो सिटीजन को दिया गया अधिकार है। मैंने आपसे कहा था कि 5 ऐसे आर्टिकल्स हैं जहां पे ये सिर्फ नागरिकों को प्राप्त हैं। पहला आर्टिकल 15, 16, 19, 29 एंड 30। दिस इज अवेलेबल ओनली टू द सिटीजन। और वो सिटीजन जो भारत के भीतर रिजाइड करते हैं, जिनकी अपनी एक विशेष भाषा, लिपि और संस्कृति है, उसे बनाए रखने का अधिकार देती है। और क्लॉज 2 कहता है कि ऐसे किसी भी सिटीजन को एडमिशन के रेफरेंस में रिगार्ड में ऐसा कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जो स्टेट से एडेड है और स्टेट से फंड को रिसीव करता है, डिनाई नहीं कर सकता है। यह बेयर की प्रोविजन है। मैं पहली बात आपको बता दूं कि भारत का संविधान 1950 में लागू होता है 26 जनवरी को। 1951 में केस आती है स्टेट ऑफ मद्रास वर्सेस चंपकम दोराईराजन। चंपकम दोराईराजन, स्टेट ऑफ मद्रास वर्सेस चंपकम दोराईराजन की केस इन 1951। और यहां पे मद्रास गवर्नमेंट के द्वारा एक कम्युनल ऑर्डर दिया गया, एक जियो पास किया गया, जो कि मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन के रिगार्डिंग सीटों को रिजर्व किया गया। यानी मेडिकल कॉलेज में और इंजीनियरिंग कॉलेज में सीट को रिजर्व किया गया। और इसमें जो कैटेगरी बनाई गई वो ब्राह्मण, नॉन ब्राह्मण, जो हिंदू हैं उनके लिए, जो नॉन ब्राह्मण हरिजन हैं उनके लिए सीटों को रिजर्व किया जा रहा है। ऐसे मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन को लेकर के, उनके एंट्रेंस को लेकर के, एंड दिस वाज चैलेंज्ड, दिस कम्युनल ऑर्डर्स एंड द गवर्नमेंट ऑर्डर जियो वाज चैलेंज्ड इन अ केस ऑफ चंपकम दोराईराजन। और वहां पे यह बताया गया कि आर्टिकल 29 का क्लॉज 2 यह बताता है कि रेस के आधार पर, रिलीजन के आधार पर, कास्ट के आधार पर और लैंग्वेज के आधार पर किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में सिटीजन्स को ऐसे किसी इंस्टीट्यूट के द्वारा जो कि स्टेट से फंडेड हैं और स्टेट से एडेड हैं, डिनाई नहीं किया जा सकता है। तो गवर्नमेंट की तरफ से यहां पे यह प्ली दी गई, इनकी तरफ से दलील दिया गया, चूंकि आर्टिकल 46 जब आप पढ़ते हैं तो वहां पे बताया गया है कि फॉर द एडवांसमेंट एंड फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ द वीकर सेक्शन, इन द इंटरेस्ट ऑफ वीकर सेक्शंस, इकोनॉमिक जो वीकर सेक्शंस हैं या जो एससी हैं या एसटी हैं,
उनके बारे में स्टेट प्रोविजन करेगा। और कीपिंग इन माइंड ऑफ दिस प्रोविजन द स्टेट हैज पास्ड दिस जियो। स्टेट ने कहा कि आर्टिकल 46 को ध्यान में रखते हुए ऐसा ऑर्डर पास किया गया है। और ये ग्राउंड्स बनाया गया, चैलेंज किया गया यहां पे पेटिशनर के द्वारा कि चूंकि आर्टिकल 29 का क्लॉज 2 जो है वो कहता है कि रिलीजन के आधार पर और कास्ट के आधार पर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता है। ये जो गवर्नमेंट ऑर्डर था, जो कम्युनल ऑर्डर था, जो जियो था, उसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया गया इन अ केस ऑफ चंपकम दोराई राजन। स्टेट ऑफ मद्रास वर्सेस चंपकम दोराई राजन की केस में बेसिस बनाया गया 29 क्लॉज 2 को और उस गवर्नमेंट ऑर्डर को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया। और ये चंपकम दोराई राजन के बाद आप देखें कि 1951 में फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाया गया और 15 के क्लॉज 4 15 का क्लॉज 4 ऐड किया गया। यानी बाय द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द क्लॉज 4 ऑफ द आर्टिकल 15 वाज इंसर्टेड। और जहां पे ये प्रावधान किया गया, जब आप बेयर रीडिंग करेंगे आर्टिकल 15 के क्लॉज 4 को, तो वहां पे लिखा है नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग इन दिस आर्टिकल, यानी 15(1), 15(2) और 3, यानी इनके और आर्टिकल 29 का क्लॉज 2 नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग इन दिस आर्टिकल, यानी 15(1) और किसी बात के होते हुए भी, या आर्टिकल 29 क्लॉज 2, आर्टिकल 29 के क्लॉज 2 होने के बाद भी स्टेट हैव अ राइट टू मेक अ स्पेशल प्रोविजन। राज्य के पास यह अधिकार होगा कि वो सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड यानी बीसी, एससी और एसटी के बारे में प्रावधान कर सकता है, स्पेशल प्रोविजन कर सकता है फॉर द एडवांसमेंट एंड फॉर द बेटरमेंट ऑफ द सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड, एससी एंड एसटी के बारे में राज्य जो है वो प्रावधान कर सकता है। एंड दिस वाज इंसर्टेड आफ्टर द केस ऑफ चंपकम दोराई राजन। क्योंकि चंपकम दोराई राजन के केस में यह बताया गया था कि ये मद्रास गवर्नमेंट के द्वारा जो ऑर्डर पास किया गया है, इट इज बेस्ड ऑन द रिलीजन एंड अ कास्ट एंड दैट्स व्हाई इट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और इसीलिए चंपकम दोराई राजन के बाद पहला अमेंडमेंट किया गया, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल, टू नलिफाई द जजमेंट ऑफ द चंपकम दोराई राजन। और 15(4) को जोड़ करके यह स्पष्ट किया गया कि राज्य को ऐसा कोई बात जो 15 में बताई गई है या 29 की क्लॉज 2 में बताई गई है, वो ऐसा कोई भी कानून बनाने से निवारित नहीं करेगी जो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड है या जो एससी और एसटी हैं, उनके बेटरमेंट के लिए, उनके एडवांसमेंट के लिए। ये बात क्लियर हो गई। और आर्टिकल 29 का क्लॉज 2 ये सिटीजन्स को अवेलेबल है इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर कम्युनिटी। इट इज अवेलेबल टू द सिटीजन्स इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर कम्युनिटी। वो किस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, डजंट मैटर, ये मैटर नहीं करेगा। ट्वेंटी 29 का क्लॉज 2 मैंने आपको बताया कि ये ऑल सिटीजन्स को मिले हुए हैं, सारे सिटीजन्स को मिले हुए हैं। वो किस कम्युनिटी से, मेजॉरिटी से है या माइनॉरिटी से है, डजंट मैटर। सभी वर्ग के नागरिकों के लिए मिले हुए हैं ये अधिकार। और इसके आधार पर यदि कास्ट के आधार पर और रिलीजन के आधार पर यदि किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में यदि ऐसा कोई डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है तो आर्टिकल 29 के क्लॉज 2 का वायलेशन माना जाएगा। और इसी जजमेंट को नलिफाई करने के लिए फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ला दिया गया आपके यहां
और जिसमें स्पष्ट कर दिया गया कि 29(2) में किसी बात के होते हुए भी और 15 में किसी बात के होते हुए भी थोड़ा सा अंतर है। 29(2) और 15(1) में मैं कुछ अंतर बता दूं आपको। ये 15 का क्लॉज 1 है एंड दिस वन इज ऑफ 29 क्लॉज 2। इज देयर एनी डिफरेंस? आंसर इज यस। पहला अंतर क्या है? ये जो है 5 ग्राउंड्स के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन को मना करता है। रेस के आधार पर, रिलीजन के आधार पर, कास्ट के आधार पर, प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पर और जेंडर यानी सेक्स के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन करने से मना करता है। और ये जनरल डिस्क्रिमिनेशन की बात कर रहा है। ये जनरल डिस्क्रिमिनेशन है। सामान्य जो विभेद किया जाएगा इन आधारों पर, वो उसे मना करता है। जबकि आर्टिकल 29 का क्लॉज 2 जो है ये स्पेसिफिक डिस्क्रिमिनेशन को मना कर रहा है। एंड व्हाट इज द स्पेसिफिक डिस्क्रिमिनेशन इज हियर? ये स्पेसिफिक डिस्क्रिमिनेशन है किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में, वेदर इट इज which is a educational institute which is receiving the fund from the state and aided by the state। यदि उनके डिनायल को उसे डिनाई करता है, डिनायल्स को प्रोटेक्ट करता है, प्रोहिबिट करता है, यानी यहां पे एक ही यदि डिस्क्रिमिनेशन है वो प्रवेश के संबंध में है, यदि ऐसे एडमिशन को डिनाई किया जा रहा है तो आर्टिकल 29 का क्लॉज 2 उसे प्रोटेक्ट करता है। यहां किसी भी तरीके का भेदभाव किया जा रहा है, यहां पे सिर्फ एडमिशन के संबंध में भेदभाव किया जा रहा है। तो पहला जो फर्क है 15(1) और 29(2) में वो ये है कि यहां पे जनरल डिस्क्रिमिनेशन की बात किया गया, उसे प्रोटेक्ट करता है, जबकि यहां पे स्पेसिफिक डिस्क्रिमिनेशन की बात किया गया है, उसे प्रोटेक्ट करता है। दूसरा जो फर्क है यहां पे 15(1) में ये स्टेट के अगेंस्ट मिला हुआ है, जबकि 29 का क्लॉज 2 जो है ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूट एज वेल एज स्टेट के अगेंस्ट मिला हुआ है। यानी ये यहां पे दूसरा अंतर है। 15(1) सिर्फ राज्यों के खिलाफ मिला हुआ है, जबकि 29 का क्लॉज 2 जो है वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को भी डिस्क्रिमिनेशन करने से मना करता है, प्रोटेक्ट करता है। इट इज ऑल्सो अवेलेबल टू अगेंस्ट द एजुकेशनल इंस्टीट्यूट एंड स्टेट्स। ये दूसरा फर्क है यहां पे। और इस तरीके से जो 15 है वो 29 क्लॉज 2 से जो है, यदि जनरल डिस्क्रिमिनेशन में बात करेंगे तो 15 का क्लॉज 1 इज अ वाइडर स्कोप रखता है देन दैट ऑफ द आर्टिकल 29 के क्लॉज 2 से। ये दूसरा फर्क है यहां पे। इसका स्कोप, ये जनरल डिस्क्रिमिनेशन को मना किया, ये स्पेसिफिक डिस्क्रिमिनेशन को मना करता है। मैं आपको पहले ही बता दिया। और ये जो है दूसरे रेफरेंस में देखेंगे तो ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को और स्टेट को प्रोटेक्ट करता है, ये स्टेट को ही मना कर रहा है। ये दूसरा फर्क है यहां पे। एंड अगेन आर्टिकल 29 के क्लॉज 2 में यदि देखा जाए आर्टिकल 30 और आर्टिकल 30 क्लॉज 1 एंड क्लॉज 2 दोनों देखेंगे। आर्टिकल 30 मेनली जो है वो माइनॉरिटीज के बारे में बात करता है और ये स्पेसिफिकली मेंशन करता है ऑल माइनॉरिटीज
यानी द टर्म माइनॉरिटीज इज हियर. All minorities, whether based on the religion or language, shall have right to establish and administer the educational institute of their choice. यहां पे कहता है जो माइनॉरिटीज हैं, और ये जो माइनॉरिटीज है वो किसके आधार पर है? माइनॉरिटीज ये रिलीजन के आधार पर और लैंग्वेज के आधार पर. All minorities based on the religion and language shall have right to establish. और ऐसे माइनॉरिटीज के पास shall have right to establish and administer. Establish and administer, not this, and administer. ये कंजक्टिवली पढ़ा जाएगा. Not only the establishment, not only the administration, दोनों एक साथ पढ़ेंगे. Establishment and administration का राइट होगा. तो सिंपल सी बात है कि 30 क्लास 1 कहता है कि कोई भी ऐसी माइनॉरिटीज बेस्ड ऑन द रिलीजन, और दो चीजें यहां पे ध्यान रखना है बेयर में, रिलीजन और लैंग्वेज, और इस्टेब्लिश एंड, ये साथ साथ पढ़ा जाएगा. जबकि यहां पे जो माइनॉरिटीज है वो रिलीजन के आधार पर भी हो सकती है, लैंग्वेज के आधार पर भी हो सकती है, या ये दोनों के आधार पर हो सकती है. बोथ, नॉट एनी अदर ग्राउंड्स. तो आर्टिकल 30 का क्लास 1 जो है वो इस बात को मेंशन करता है कि ऐसी कोई भी माइनॉरिटी जो रिलीजन के आधार पर यानी धर्म के आधार पर है या वो भाषा के आधार पर है, उन्हें अपनी पसंद के ऑफ हिज ओन चॉइस इंस्टीट्यूट को इस्टेब्लिश करने और एडमिनिस्ट्रेशन करने का राइट होगा. शैल हैव राइट. एंड अगेन, और ऐसा कोई इंस्टीट्यूट यदि इस्टेब्लिश किया गया है तो क्लॉज 2 कहता है, इस बात को 30 का क्लॉज 2 कहता है कि स्टेट उन्हें ग्रांट देते समय, यानी स्टेट जब किसी ऐसे माइनॉरिटीज के द्वारा इस्टेब्लिश किए गए इंस्टीट्यूट को जब ग्रांट दे रहा है तो उनके साथ कोई भेदभाव नहीं करेगा, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा कि ऐसा इंस्टीट्यूट जो है वो माइनॉरिटीज से बिलोंग करता है. तो स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट while giving the funds. तो क्लॉज 2 जो है इस बात को मना कर रहा है, ये स्टेट के ऊपर प्रोटेक्शन लगाता है कि ऐसा कोई भेदभाव नहीं करेंगे आप जब आप फंड को ग्रांट करेंगे. और 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा आर्टिकल 31A जोड़ा गया बाय द 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट. 44वें संविधान संशोधन के द्वारा यह बात जोड़ी गई इसमें, और यह कह रहा है, और 44वें संविधान संशोधन के द्वारा मैं आपको याद दिलाऊं तो मैंने आपको बताया था कि 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ये 19(1)F जो प्रॉपर्टी के फंडामेंटल राइट थे उन्हें ले जाकर के 300A में रखा गया. इसी 44वें संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को जो मौलिक अधिकार था उसे संवैधानिक अधिकार के तौर पर 300A में ले जाकर के रखा गया, और इसी के द्वारा 1A जोड़ा गया, 31A.
1A, और इसमें यह प्रोविजन किया गया, मैं बेयर की रीडिंग करता हूं। Making any law providing for the compulsory acquisitions of any property of the educational institute established and administered by the minority referred to the clause 1, the state shall ensure that the amount fixed by the determined under the such law for the acquisition of the such property is such as would not restrict or abrogate the right guaranteed under this clause। इसका मतलब स्टेट यदि ऐसे लैंड के एक्विजिशन से रिलेटेड यदि कोई लॉ बनाएगा, किसी लैंड को एक्वायर करने के लिए यदि ऐसा कोई लॉ बना रहा है, तो ऐसे माइनॉरिटीज के द्वारा जो लैंड्स को एक्वायर किया गया है उससे स्टेट जब एक्वायर कर रहा है तो उसके लिए जो अमाउंट फिक्स करेगा वो इस तरीके का नहीं होगा कि माइनॉरिटीज के द्वारा ऐसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को इस्टेब्लिश करने और उसे एडमिनिस्ट्रेशन करने के राइट्स को एब्रोगेट करे। इसका मतलब राज्य जो है ऐसा कोई प्रॉपर्टी का लॉ नहीं बनाएगा जो कि माइनॉरिटीज के द्वारा इस्टेब्लिश किए गए किसी लैंड को एक्वायर करते समय जो अमाउंट फिक्स कर रहा है वो अनरीजनेबल हो। अर्थात ऐसा कोई माइनॉरिटीज के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया जो लैंड है जिसमें वो अपने इंस्टीट्यूट को इस्टेब्लिश और एडमिनिस्टर करना चाहता है, तो राज्य कानून बना करके उस संपत्ति को अधिग्रहित कर रहा है तो उसके लिए उतनी अमाउंट देना होगा जितने से आर्टिकल 30 क्लॉज 1 के अंतर्गत जो इसके एस्टेब्लिशमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन का राइट है वो एब्रोगेट ना हो। सिंपल सी बात है कि मेरे पास यदि 10 बीघे जमीन या 10 एकड़ की जमीन है और आप लैंड को एक्वायर कर रहे हो और उसके एवज में जो आपने मुआवजा दिया, जो कंपनसेशन के लिए जो आपने अमाउंट फिक्स करी वो इतना कम है कि अब वहां पे इंस्टीट्यूट नहीं खोला जा सकता है, तो स्टेट ऐसा कोई लॉ बना करके ऐसे लैंड्स को नहीं ले सकता है। इस बात को यहां पे प्रोटेक्ट किया गया क्योंकि आर्टिकल 30 के क्लॉज 1 के अंतर्गत उसके इस गारंटीड राइट को मेंटेन करना होगा स्टेट को। तो सिंपली क्लॉज 1 में मैंने आपको बताया कि यदि ऐसा कोई माइनॉरिटीज है तो वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को एस्टैब्लिश कर सकता है एंड एडमिनिस्ट्रेशन कर सकता है उसका, और ये जो माइनॉरिटीज होंगी आपकी वो ऑन द बेसिस ऑफ द रिलीजन और द लैंग्वेज होंगी, भाषा के आधार पर, यानी लिंग्विस्टिक और रिलीजियस माइनॉरिटीज के बारे में बात करता है। और यदि कोई माइनॉरिटीज इंस्टीट्यूट एस्टैब्लिश हो गया है तो स्टेट उन्हें फंड देते समय इस बात को डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा कि ये इंस्टीट्यूट जो है वो माइनॉरिटीज का इंस्टीट्यूट है, ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा। ये क्लॉज 2 बता रहा है। तो माइनॉरिटीज कौन है? द क्वेश्चन इज हु इज अ माइनॉरिटी। तो कौन माइनॉरिटी है? तो इसके लिए 2 आधार हैं आपके पास, भाषा के आधार पर हो सकता है और लैंग्वेज और रिलीजन। मैंने आपसे कहा इस बात का क्वेश्चन आया तो TMA पाई फाउंडेशन, TMA पाई फाउंडेशन केस में, ये TMA पाई फाउंडेशन वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका के केस में ये बताया गया कि माइनॉरिटी का जो ग्राउंड होना चाहिए वो स्टेट वाइज होना चाहिए, स्टेट वाइज, राज्य के आधार पर इसको निर्धारित किया जाना चाहिए, ना कि एज अ होल। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट 11th जजेस बेंच के द्वारा यह ऑब्जर्व किया गया माइनॉरिटी शुड बी डिक्लेयर ऑन द बेसिस ऑफ द स्टेट, नॉट एज अ होल। क्योंकि जो व्यक्ति मेजॉरिटी में है वो किसी स्टेट में माइनॉरिटी में हो सकता है, या जो किसी स्टेट में किसी एक जगह पे मेजॉरिटी में है किसी अदर पार्ट ऑफ द स्टेट में वो माइनॉरिटी में हो सकता है। तो क्राइटेरिया इसकी क्या हो?
तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसा होना चाहिए स्टेट के अकॉर्डिंग। हमारे यहां आज अभी भी इसे एज अ होल कंसिडर किया जाता है जो माइनॉरिटीज हैं, और माइनॉरिटीज में आपने देखा है कि आपके यहां 6 वर्ग ऐसे हैं जिन्हें अल्पसंख्यक का दर्जा मिला हुआ है, यानी जैन हो गए, बुद्धिस्ट हो गए, आपके सिख हो गए, आपके पारसीज हो गए, आपके मुस्लिम हो गए आपके। और वहां पे सिंपली यदि माइनॉरिटी और मेजॉरिटी के बारे में बात करें इन जनरल, तो जिसकी संख्या 50% से कम है वो माइनॉरिटी में है, जो 50 के अबव है वो मेजॉरिटी में है। यानी 50+1 इज अ मेजॉरिटी एंड 50-1 इज माइनॉरिटी। तो ये सफिशिएंट नहीं है। जैसे नागालैंड में आप देखें तो वहां पे हिंदू जो है वो माइनॉरिटीज में है। जम्मू कश्मीर में आप देखें तो हिंदू जो है वो माइनॉरिटीज में है। तो इट इज अ बिग क्वेश्चन बिफोर द स्टेट कि माइनॉरिटी कौन हो और किसको इनका राइट्स मिलना चाहिए। तो इसके लिए आपके यहां नेशनल माइनॉरिटी कमीशन एस्टैब्लिश किया गया 1992 में, और आपके यहां जो 6 वर्ग मैंने बताया जहां पर डिक्लेयर किया गया है कि दिस क्लास ऑफ द पीपल्स कंसिडर्ड एज अ माइनॉरिटी, क्रिश्चियन, ज्यूज, पारसी जो है, जो जैन है, जो आपके मुस्लिम्स हैं, ये माइनॉरिटीज के श्रेणी में आते हैं और इन्हें ये राइट्स अवेलेबल हैं जो 30 में दिए गए। 30 का क्लॉज 1 ऐसे माइनॉरिटीज जो रिलीजन के आधार पर है, जो लैंग्वेज के आधार पर है, उन्हें अपनी पसंद के एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को एस्टैब्लिश करने और उन्हें एडमिनिस्ट्रेशन का राइट होगा। तो यहां पे क्वेश्चन ये है आर्टिकल 30 का 1, पहली बात तो इंस्टीट्यूट को एस्टैब्लिश करना एंड एडमिनिस्टर करना ऑफ हिज ओन चॉइस, ऑफ हिज ओन चॉइस, अपनी पसंद के संस्थान को। तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट अपनी पसंद के खोलने का इन्हें अधिकार है और उन्हें प्रशासित करने का अधिकार है। इसका मतलब स्टेट जो है वो इसे इंटरवीन नहीं कर सकता है। अहमदाबाद सेंट जेवियर कॉलेज वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात, अहमदाबाद सेंट जेवियर कॉलेज वर्सेस गुजरात। यहां पे उनके ऑब्जेक्ट्स को बताया गया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। Religious or language minority is not prohibited from established administrations, educational institute of their choice for giving their children in a general education to make them complete men and women in a country। नहीं, ये जो राइट मिला हुआ है स्टेट के अगेंस्ट जो प्रोटेक्शन दिया गया है, यहां पे ये बताया गया है कि ऐसे जो माइनॉरिटी जो रिलीजियस और लैंग्वेज के आधार पर हैं, उन्हें अपनी पसंद की संस्था को खोल करके अपने बच्चों को ऐसी शिक्षा दे करके टू मेक देम, और इनके आधार पर टू मेक देम अ कंप्लीट मेन एंड वुमेन इन द कंट्री, यानी एक पूर्ण और या संपूर्ण महिला और पुरुष के तौर पर उन्हें निर्मित करना बाय द वे ऑफ एजुकेशन विच अपलिफ्ट द नेशन। यहां पे जो ऑब्जेक्ट है ऐसे माइनॉरिटीज को अपने पसंद के एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को खोलने का जो अधिकार है, उसके पीछे का जो ऑब्जेक्ट है वो सेंट जेवियर कॉलेज
यानी गुजरात केस में बताया गया कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह प्रोटेक्शन स्टेट के अगेंस्ट इसलिए दिया गया है कि ऐसे माइनॉरिटीज के द्वारा अपने पसंद के शिक्षण संस्थानों को खोल करके अपने बच्चों को एजुकेट करके उन्हें राज्य की सहभागिता में आगे ले जा सकें, इसलिए ऐसा प्रोटेक्शन उन्हें प्राप्त है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट मीन्स हियर, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जो है उसका अभिप्राय है कि प्राइमरी एजुकेशन से लेकर के अप टू द पोस्ट ग्रेजुएट एजुकेशन, एंड इट ऑल्सो इंक्लूड द प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट्स लाइक अ मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज। यहां पे जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के एस्टेब्लिशमेंट के बारे में बात किया गया, तो ऑब्जेक्टिव जो है वो अहमदाबाद सेंट जेवियर कॉलेज वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात में यह बता दिया गया कि ये राइट उन्हें इसलिए दिया गया है, यानी मेजॉरिटी के द्वारा माइनॉरिटीज के ऊपर या मेजॉरिटी के द्वारा माइनॉरिटीज के ऐसा कोई भी कार्य ना किया जाए जिससे उनके इंटरेस्ट अफेक्ट हो, उनके एजुकेशनल राइट्स और उनके कल्चरल राइट्स जो है वो अफेक्ट हो, इसलिए ये प्रोटेक्ट किया गया है। यूनिक प्रोविजन दिया गया कि मेजॉरिटी के द्वारा उनका जो है ऑपरेशन ना किया जा सके, उन्हें ऑप्रेस ना किया जा सके, उन्हें सप्रेस ना किया जा सके, वो अपने कल्चर्स को मेंटेन कर सकें, वो अपनी भाषा को मेंटेन कर सकें, और इसलिए अधिकार उनको प्रोटेक्ट करने के लिए दिया गया है। और यहां पे TMA पाई फाउंडेशन की केस में बताया गया कि एडमिनिस्ट्रेशन के राइट में क्या क्या शामिल होगा। तो एडमिनिस्ट्रेशन के राइट में जो शामिल किया गया है टू एडमिट द स्टूडेंट्स, यहां पे दो वर्ड्स है, मैं दोनों बात को क्लियर कर दूं आपको। पहली चीज तो एस्टैब्लिश का मतलब क्या हुआ और एडमिनिस्ट्रेशन का क्या मतलब हुआ। तो एस्टैब्लिश का मतलब टू ब्रिंग इनटू द एग्जिस्टेंस, टू ब्रिंग इनटू द एग्जिस्टेंस, यानी उसे अस्तित्व में ले आना, उसे स्थापित करने का मतलब उसे अस्तित्व में ले आना, प्रकाश में ले आना, जीवंत बनाना। और एडमिनिस्ट्रेशन का क्या मतलब है, एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर। एडमिनिस्टर तो यहां पे बताया गया एडमिनिस्टर में क्या राइट शामिल होगा, टू एडमिट द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स का जो एडमिशन होगा इसका उन्हें अधिकार होगा। टू सेट अप द रीजनेबल फीस स्ट्रक्चर, रीजनेबल फीस स्ट्रक्चर्स को स्टैब्लिश करना, उसे बनाना, ये उनके एडमिनिस्ट्रेशन का राइट होगा। टू सेट अप द गवर्निंग बॉडी, यानी उनकी जो सिलेक्शन बॉडीज हैं या गवर्निंग बॉडीज हैं उन्हें स्टैब्लिश करना। एंड टू अपॉइंट द स्टाफ टीचिंग एज वेल एज नॉन टीचिंग। तो एडमिनिस्ट्रेशन के जो राइट है, एडमिनिस्ट्रेशन के राइट में TMA पाई फाउंडेशन में बताया गया कि बच्चों को एडमिट करना, यानी एडमिट द स्टूडेंट्स इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन, पहली चीज। दूसरी चीज अपॉइंटमेंट ऑफ द टीचिंग स्टाफ, जो टीचिंग स्टाफ है उनका अपॉइंटमेंट्स, एंड नॉन टीचिंग ऑल्सो, टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ इन्हें करना। टू सेट अप द गवर्निंग बॉडी, कॉलेज में गवर्निंग बॉडी को एस्टैब्लिश करना, उन्हें स्थापित करना। एंड व्हाट विल बी द फी, और फी स्ट्रक्चर्स को भी डिसाइड करना, ये उनके एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट है। इसका मतलब दिस इज द फंडामेंटल राइट विच इज अवेलेबल टू द माइनॉरिटीज, ये माइनॉरिटीज को मिला है। यानी बच्चों के प्रवेश के संबंध में उनका फीस स्ट्रक्चर्स क्या होगा, टीचिंग स्टाफ क्या होगा, नॉन टीचिंग स्टाफ का अपॉइंटमेंट कैसे होगा, गवर्निंग बॉडी कैसे होगी, सिलेक्शन कमेटी कैसे बनाई जाएगी, ऑल दीज थिंग्स। इट मीन्स द एडमिनिस्ट्रेशंस इंक्लूड द मैनेजमेंट। ये सारे शब्दों को समझना है आपको। तो एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्ट्रेशन। तो एस्टैब्लिश का मतलब टू ब्रिंग इनटू द एग्जिस्टेंस, यानी आपने कोई विद्यालय खोला
और विद्यालय को खोल करके उसे आप एडमिनिस्टर करोगे। आप ही करोगे, आप ही का मतलब माइनॉरिटीज एडमिनिस्टर। और एडमिनिस्ट्रेशन इंक्लूड्स द मैनेजमेंट, ये इंक्लूड करता है मैनेजमेंट, एंड ऑल्सो इंक्लूड द admissions of the students, appointments of the teaching and non-teaching staff are set up the governing bodies and decide the fee structures. All these things be in the hand of minorities. ये उस विद्यालय जिसको उन्होंने स्थापित किया है। बट प्रोवाइडेड, ये राइट आपको तभी अवेलेबल होगा जब आपने उसे स्टैब्लिश करा होगा। यू कैन नॉट क्लेम द राइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इफ यू हैव गॉट स्टैब्लिश दैट इंस्टीट्यूट। मैं आपसे बात कह रहा हूं कि यहां पे ये जो वर्ड्स हैं इसे कंसेप्टिवली पढ़ा जाएगा। एडमिनिस्ट्रेशन का राइट आपके पास तभी होगा जब आप उसे स्टैब्लिश किए हो। यदि आप उसे स्टैब्लिश नहीं किए हैं तो एडमिनिस्ट्रेशन का राइट भी आपके हाथ से गया, आपके हाथ में नहीं। तो एडमिनिस्ट्रेशन का राइट जो है वो उसका जो कंडीशन प्रेसिडेंट है दैट इज एस्टैब्लिशमेंट। इफ आई स्टैब्लिश एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बिलोंग्स टू माइनॉरिटी ओनली देन आई विल गेट द राइट्स ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन, अदरवाइज नो। यह बात बहुत क्लियर है, बहुत ही पुख्ता ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह बता दिया गया है। और यहां पे ये जो राइट आपको एडमिनिस्ट्रेशन का राइट दिया गया है इज ऑल्सो नॉट एब्सोल्यूट राइट। इट इज नॉट एब्सोल्यूट राइट। इसका मतलब मैं आपसे पहले से ही कह रहा हूं कि आपके यहां 12 से 35 तक यानी पार्ट 3 में जितने भी राइट्स आपको बताए गए हैं वो एब्सोल्यूट राइट नहीं है। तो दिस राइट इज ऑल्सो नॉट एब्सोल्यूट कि एडमिनिस्ट्रेशन के आधार पर आप ही जिस तरीके से करना चाहें आप करें, स्टेट का कोई इंटरवेंशन नहीं होगा। नो, यहां पे इंटरवेंशन किया जा सकता है और ऐसे एडमिनिस्ट्रेशन को, ऐसे मैनेजमेंट को रेगुलेट किया जा सकता है, विनियमित किया जा सकता है। दिस इज नॉट एब्सोल्यूट राइट्स। यू कैन नॉट क्लेम दिस राइट एज एब्सोल्यूट। तो स्टेट कैन इंटरवीन, स्टेट कैन रेगुलेट, और रेगुलेशन के तौर पर रेगुलेशन ऐसा नहीं हो, विनियमन ऐसा नहीं होना चाहिए बाय द स्टेट। बैलेंसिंग ऑब्जर्वेशन है, यानी एक तरफ जो है वो स्टेट को, एक तरफ स्टेट को प्रोटेक्ट कर रहा है कि इसमें आप इंटरवेंशन नहीं करेंगे, आप इंटरवीन नहीं करोगे, आप प्रोटेक्ट कर रहा है इस राइट्स को। एट द सेम टाइम एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के ऊपर भी यह रिस्ट्रिक्शन है कि इसे आप एब्सोल्यूट नहीं मान के चलोगे। दिस इज नॉट एब्सोल्यूट फॉर यू। और स्टेट को इंटरवीन करने से मना किया है और इन्हें भी बता दिया है कि भैया ये राइट आपका जो है वो एब्सोल्यूट राइट नहीं है। इसका मतलब देयर इज अ चेक एंड बैलेंस। एडमिनिस्ट्रेशन डजंट मीन मॉल एडमिनिस्ट्रेशन। इन री केरल एजुकेशन बिल के केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह बता दिया गया, हियर द एडमिनिस्ट्रेशन डजंट मीन द मॉल एडमिनिस्ट्रेशन। यदि आपके द्वारा यानी ऐसे इंस्टीट्यूट, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के द्वारा जो माइनॉरिटी से बिलोंग करता है उनके द्वारा यदि कुप्रशासन किया जा रहा है तो स्टेट कैन इंटरवीन, राज्य उसमें इंटरवीन कर सकता है बाय द वे ऑफ रेगुलेशन। एंड रेगुलेशन इज नॉट अ रिस्ट्रिक्शन। रेगुलेशन जो है वो रिस्ट्रिक्शन नहीं है, अनलेस और अनटिल इट इज अ डिस्ट्रॉय दैट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द माइनॉरिटीज इंस्टीट्यूट। जब तक कि ऐसे माइनॉरिटीज इंस्टीट्यूट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो डिस्ट्रॉय ना करें तो प्रशासन में कुप्रशासन का अधिकार नहीं है, प्रशासन का अधिकार एब्सोल्यूट राइट नहीं है। और एडमिनिस्ट्रेशन को रेगुलेट किया जा सकता है स्टेट के द्वारा
और उस एक्सटेंट तक रेगुलेट किया जा सकता है जिससे उस माइनॉरिटीज के कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्ट्रॉय ना हो। तो ये बात बहुत ही क्लियर है। मैंने आपसे कहा कि आर्टिकल 30 जो है आपको क्या दे रहा है, राइट दे रहा है, यानी माइनॉरिटीज को राइट दे रहा है। माइनॉरिटीज कौन है? मैंने आपको दो ग्राउंड्स बताया। पहला जो है वो रिलीजियस और दूसरा लिंग्विस्टिक। दोनों हो सकता है, एक हो सकता है या अलग अलग हो सकता है, किसी आधार पर ये डिसाइड हो सकता है। और यदि ऐसी कोई माइनॉरिटीज है तो उनके द्वारा अपनी पसंद के शिक्षण संस्थान को स्थापित और प्रशासित करने का अधिकार होगा। और स्थापित करने का मतलब है कि उसे अस्तित्व में ले आना, और प्रशासित करने का अर्थ है इट इज अ बंडल ऑफ राइट्स। एडमिनिस्ट्रेशन इंक्लूड्स अ बंडल ऑफ राइट्स। बच्चों का एडमिशन कैसे होगा, गवर्निंग बॉडीज कैसे सेटअप होंगी, टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ्स कैसे होंगे, किस तरीके से अपॉइंट किए जाएंगे, उसका प्रबंधन कैसा होगा, मैनेजमेंट कैसा होगा। These rights are included in administration, but this is not absolute right. It can be regulated by the state. यानी कोई भी संस्था यदि स्टेट से एफिलिएट होती है, कोई भी संस्था यानी इंस्टीट्यूट जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, यदि ये एफिलिएट होती है किसी से, यूनिवर्सिटी से, राज्य से, एंड यूनिवर्सिटी इज ऑल्सो स्टेट। मैं आर्टिकल 12 पढ़ा रहा था तो मैंने आपको बताया था कि यूनिवर्सिटी जो है वो स्टेट है अनुच्छेद 12 के अंतर्गत। और यदि ऐसा एफिलिएशन आप ले रहे हो तो स्टेट उसे रेगुलेट कर सकती है, रेगुलेट कर सकेगी, विनियमन कर सकती है। और मैं बार बार आपसे बता रहा हूं कि व्हाट वुड बी द एक्सटेंट ऑफ द रेगुलेशन। तो ये उतना होगा जिससे उसके कैरेक्टरिस्टिक डिस्ट्रॉय ना हो, जितना 30(1) में दिए गए राइट्स एब्रोगेट ना हो, कर्टेल ना हो। तो मैंने आपसे क्या कहा कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के पास एब्सोल्यूट राइट नहीं एडमिनिस्ट्रेशन का, और यहां पे जो एफिलिएशन है, एफिलिएशन इसका भी फंडामेंटल राइट नहीं। यानी किसी भी माइनॉरिटीज इंस्टीट्यूट के पास, किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के पास एफिलिएशन का फंडामेंटल राइट नहीं है। नो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट्स कैन क्लेम एज अ फंडामेंटल राइट फॉर द एफिलिएशन। इसका मूल अधिकार आपके पास नहीं है। यानी यदि आपको एफिलिएशन दिया जा रहा है बाय द स्टेट, तो आपके ऊपर कुछ शर्तें, कुछ कंडीशंस जो है वो लगाई जा सकती हैं। तो दो चीज क्लियर कर लीजिए। मैंने आपसे बताया कि जो अनुबंधन का अधिकार है, जो एफिलिएशन का राइट है, यह अधिकार माइनॉरिटी एज अ फंडामेंटल राइट्स क्लेम नहीं कर सकती इंस्टीट्यूट्स। यानी यदि कोई क्रिश्चियन कॉलेज खुलने जा रहा है और यह कह दे कि सीबीएसई बोर्ड जो है मुझे एफिलिएट करे ही, ये मेरा फंडामेंटल राइट है, नॉट एट ऑल। किसी यूनिवर्सिटी के द्वारा, कोई मिशनरी के द्वारा यूनिवर्सिटी का कोई कॉलेज स्टैब्लिश किया जा रहा है, वो अप्रूवल लेना चाहता है दिल्ली यूनिवर्सिटी से या इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से या बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से, तो यूनिवर्सिटी उसे एफिलिएट करे ही, इस बात का क्लेम वो फंडामेंटल राइट के तौर पर इंस्टीट्यूट नहीं कर सकता है। तो एफिलिएशन इज नॉट ऑल्सो फंडामेंटल राइट। यू कैन नॉट क्लेम एज अ माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट। और एफिलिएशन लगाते समय स्टेट जो है वो रेगुलेट कर सकता है आपको। कहा गया भैया कि यहां पे जो रेगुलेशन किया जा रहा है कि मेरे प्रबंधन के अधिकार को हस्तक्षेप करता है, क्योंकि माइनॉरिटीज इंस्टीट्यूट कह रहा है कि एडमिनिस्ट्रेशन का राइट मेरे पास होना चाहिए। लेकिन जब आप एफिलिएशन लेने जाते हो तो एफिलिएशन में दो बातें होती हैं। एफिलिएशन में दो चीजें होती हैं। पहली चीज क्या है मैं आपको बता दूं। द फर्स्ट थिंग इज उनका
ये डिसाइड किया जाएगा। ड्यूरेशन कितना होगा, करिकुलम क्या होगा, इंस्ट्रक्शंस क्या होंगे, लाइब्रेरी कैसी होंगी, लैब्स कैसे होंगे, और उनके हेल्थ की कंडीशंस, यानी स्टूडेंट्स के जो हेल्थ की कंडीशन है, एटमॉस्फेयर कैसा होगा, प्लेग्राउंड्स कैसा होगा, कितना बड़ा होगा, और ये उनके एस्टैब्लिशमेंट से रिलेटेड है, ये शिक्षण संस्थाओं के। और दूसरा, उनके मैनेजमेंट के संबंध में भी रिस्ट्रिक्शंस हैं। और ये दोनों जो कंडीशंस इंपोज की जा रही है, इट इज फॉर द बेटरमेंट ऑफ द माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट। यानी मैं आपसे कहूं, यक्स जो है वो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट से स्टैब्लिश करना चाह रहा है, और स्टैब्लिश करना चाह रहा है, तो ऐसी स्थिति में इसको एफिलिएशन चाहिए। ये एफिलिएट हो कहीं से, एफिलिएशन होगा तभी ये मूव कर पाएगा एज अ स्टेट। इससे एफिलिएट कर रहा है, कोई सीबीएसई बोर्ड करता है, आईसीएसई बोर्ड कर रहा है, कोई यूनिवर्सिटी कर रही है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया कर रही है, जो एफिलिएशन, या मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, या कोई मेडिकल कॉलेज खोल रहा है। इसी तरीके से जिस अथॉरिटी से आप जा रहे हो, या यूजीसी आपको एफिलिएट करेगी। तो मैंने आपसे बताया कि यहां पे इस्टेब्लिशमेंट और मैनेजमेंट, इसके इस्टेब्लिशमेंट और मैनेजमेंट दोनों पर कंडीशन लगाई जा सकती है जब ऐसी संस्थाओं के द्वारा आपको एफिलिएट किया जा रहा है। यह आपके प्रशासन में हस्तक्षेप नहीं है, यह आपके बेटरमेंट के लिए है। यानी इस बात को चैलेंज किया गया कि भाई जब आप चले गए, सपोज मैं आपसे कह रहा हूं सीबीएसई बोर्ड के पास जा रहे हैं एफिलिएशन लेने के लिए, आप 12th तक का कॉलेज खोलना चाह रहे हो, स्कूल खोलना चाह रहे हो आप, तो यहां पे सीबीएसई बोर्ड एफिलिएट करने से पहले उसका करिकुलम क्या होगा, उसका क्लास ड्यूरेशन क्या होगा, वहां पे लैब कैसी होंगी, वहां पे लेबोरेटरी जो आपके होंगे, वहां पे लाइब्रेरी आपकी कैसी होंगी, प्लेग्राउंड्स कैसा होगा आपका, या कितना बड़ा होगा, ये सारी चीजें उनके पैरामीटर्स हैं, उन्हें आपको फॉलो करना पड़ेगा। ओनली देन यू विल गेट द एफिलिएशन। यानी यक्स को इन सारी कंडीशंस को पूरी करनी होगी जो सीबीएसई बोर्ड के द्वारा लगाई जा रही हैं। और दूसरा, मैनेजमेंट की शर्तें, गवर्निंग बॉडीज, काउंसलिंग जो है आपकी, जो सिलेक्शन बॉडीज हैं, तो मैनेजमेंट के ऊपर भी कंडीशन लगाया जा सकता है, एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर भी रिस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है ड्यूरिंग द एफिलिएशन। एंड दिस कंडीशन और दीज कंडीशंस आर mere regulatory, is not a restrictions, and it is not an intervention in the administrations of the minorities institute। ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ऑब्जर्व किया गया है। चूंकि ये जो कंडीशंस लगाई जा रही है फॉर द बेटरमेंट ऑफ दिस इंस्टीट्यूट, दिस स्कूल और कॉलेज, ये आपके लिए है। और एडमिनिस्ट्रेशन के नाम पर जो है वो आप मेरिट्स को जो है वो समाप्त नहीं कर सकते हो, मेरिट्स को नहीं तिलांजलि दिया जा सकता है। यानी आपने एक छोटा सा घर बनवाया और आप कह रहे हो कि ये माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट है, और उसी घर में सोच रहे हो कि चलो सीबीएसई बोर्ड का स्कूल खोल दिया जाए, और सीबीएसई बोर्ड में आप पहुंच गए और कि मुझे एफिलिएट कर दीजिए कि मैं 10th तक या 12th तक जो है वो चलाना चाहता हूं। ये बोर्ड आपको कभी एफिलिएट नहीं करेगा, कभी एफिलिएशन नहीं देगा, क्योंकि उसके कुछ पैरामीटर्स हैं, यू हैव टू फुलफिल। आपने एक विद्यालय खोला और सोचा कि चलो यहां पे लॉ का कॉलेज खोल लेते हैं। आप बार काउंसिल ऑफ इंडिया के पास पहुंचेंगे और आप उससे अप्रूवल लेना चाहेंगे, तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया इस बात को पहले इंश्योर करेगी, जरा बताइए मुझे आपकी लाइब्रेरी कहाँ है, आप दिखाइए मुझे आपका मूड कोर्ट कहाँ है, आप दिखाइए मुझे जो है कि आपके क्या बिल्डिंग्स क्या है, उसकी प्रीमाइसेस क्या है। ये सारी कंडीशंस हैं, ये एफिलिएशन के समय ही आपके ऊपर लगाई जाएंगी। तो ये आपके एडमिनिस्ट्रेशन और एस्टैब्लिशमेंट के राइट को एब्रोगेट नहीं करता है, बल्कि उस राइट्स को स्ट्रेंथन करता है, मजबूत करता है। क्योंकि स्टेट जो है वो इन चीजों को रेगुलेट कर सकता है बाय द वे ऑफ एफिलिएशन।
और रेगुलेशन इज नॉट अ रिस्ट्रिक्शंस। तो ये बात क्लियर हो गई होगी कि यहां एडमिशन और एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। तो मैं इन शॉर्ट में आपको दो तीन चीजें बता दूं। पहली चीज कि मैंने आपसे बताया ये जो 30 का क्लॉज 1 है, एस्टैब्लिशमेंट का राइट देता है एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को और एडमिनिस्ट्रेशन का राइट देता है। मैं फिर आपसे बता रहा हूं एडमिनिस्ट्रेशन का जो राइट है वो एब्सोल्यूट राइट नहीं है। इसका मतलब इसे रेगुलेट किया जा सकता है, इसे जो है एब्सोल्यूट राइट नहीं है और इससे रेगुलेट किया जा सकता है। और यहां पे इस्टेब्लिशमेंट के थ्रू यदि आप एफिलिएशन लेने जाते हो तो एफिलिएट करने जब जा रहे हो तो ये माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट का जो है फंडामेंटल राइट नहीं है। ये क्लेम नहीं कर पाओगे कि आपको वो एज अ मैटर ऑफ फंडामेंटल राइट एफिलिएट करे ही करे। और एफिलिएशन के दौरान आपके ऊपर कुछ रेगुलेशन यानी कुछ कंडीशंस इंपोज की जा सकती हैं और ये जो कंडीशंस हैं वो कंडीशन इन द फॉर्म ऑफ रेगुलेशन हो सकता है, उसका विनियमन हो सकता है, रेगुलेशन हो सकता है। एंड रेगुलेशन इज नॉट अ रिस्ट्रिक्शन। और फिर मैंने आपको बताया कि ये जो रेगुलेशन है वो इस तरीके से नहीं होना चाहिए कि ऐसे इंस्टीट्यूट का नेचर, जो माइनॉरिटीज इंस्टीट्यूट है उसका नेचर ही डिस्ट्रॉय हो जाए ना। ऐसा नहीं रिस्ट्रिक्शन लगा सकते, ऐसा कंडीशन नहीं इंपोज कर सकते हो। तो ये बात आपकी क्लियर हो गई आपकी। अब जरा देखिए ये जो 30 का 1 है इज अ सब्जेक्ट टू द आर्टिकल 29 क्लॉज 2। ये ध्यान रखिए जरा। 30(1) के अंतर्गत जो इस्टेब्लिश किया जा रहा है, 30 के क्लॉज 1 के अंतर्गत जो इस्टेब्लिश किया गया है ये 29 के क्लॉज 2 के अधीन है, सब्जेक्ट टू है। ये बात क्लियर। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि ऐसा जो इसके अंतर्गत कौन है, माइनॉरिटीज एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। और माइनॉरिटीज जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है वो एक तो ऐसी हो सकती है जो एडेड है एंड रिसीविंग द फंड कहां से, स्टेट से, और ऐसी जो प्राइवेट है। दो तरीके से हो सकता है। यानी माइनॉरिटीज इंस्टीट्यूट जो है वो आर्टिकल 30 के क्लॉज 1 में एस्टैब्लिश किया गया, तो जब वो स्टेट से फंड नहीं रिसीव कर रहा है यानी एज अ प्राइवेट कॉलेज के तौर पर या प्राइवेट स्कूल के तौर पर वो चलाया जा रहा है, नॉन एडेड है, नॉन एडेड मीन्स नॉट फंडेड है। और यहां पे दूसरा है एड एंड फंड जो है वो रिसीव कर रहा है स्टेट के द्वारा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो 30(1) के अंतर्गत इस्टेब्लिश हुए हैं और जो स्टेट से फंड को प्राप्त कर रहे हैं तो इनके ऊपर जो है वो 29(2) लागू हो जाएगा। अर्थात ऐसी इंस्टीट्यूट्स में रेस के आधार पर, रिलीजन के आधार पर, कास्ट के आधार पर, लैंग्वेज के आधार पर एडमिशन के संबंध में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। यानी एनी माइनॉरिटीज इंस्टीट्यूट which is established under the Article 30 Clause 1 and receiving the fund from the state cannot discriminate on the grounds of race, religion, caste and language। ये बात बहुत ही क्लियर है कि जैसे ही ये माइनॉरिटीज इंस्टीट्यूट्स स्टेट से फंड रिसीव करना शुरू कर दिया वैसे ही ये 29 के क्लॉज 2 के अधीन हो गया। और ऐसे ही ये माइनॉरिटीज इंस्टीट्यूट भाषा के आधार पर, रेस के आधार पर, रिलीजन के आधार पर, कास्ट के आधार पर ऐसे इंस्टीट्यूट
में ऐसे स्टूडेंट्स को जो यहाँ के सिटीजन्स हैं उन्हें लेने से डिनाई नहीं कर सकता है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। यदि ये बातें आपको नहीं समझ में आई हैं तो जरूर आप एक बार वीडियो को ध्यान से सुनिएगा, गंभीरता से सुनिएगा और चीजों को समझने का प्रयास करिएगा। उसके बाद भी नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट करके बताइएगा, मैं फिर और समझाने का प्रयास करूंगा। लेकिन थोड़ा सा गंभीर विषय है और गंभीरता के साथ आपको इस बात को ध्यान से देखना है और समझने का प्रयास करना है विद द प्रोविजंस। ये मुश्किल से 20 मिनट का वीडियो हो सकता था सामान्य तौर पे, जो जनरली आपके यहां है, लेकिन यदि केस लॉज के थ्रू और हर चीजों को आप लेकर के चलेंगे तो शायद वीडियो जो है बहुत बड़ी हो जाए। यदि आर्टिकल 29 और 30 पे ही पढ़ाना हो तो 2 दिन पढ़ाया जा सकता है, 3 दिन पढ़ाया जा सकता है। बहुत एग्जॉस्टिव इंटरप्रिटेशन है यहाँ पे, एस्टैब्लिशमेंट का, एडमिनिस्ट्रेशन का, रेगुलेशन का। तो मैंने आपसे ये कहा कि यहां पे ये बात बता दी गई है कि कोई भी ऐसा माइनॉरिटीज इंस्टीट्यूट जो कि फंड को रिसीव कर रहा है तो 29(2) के अधीन हो जाएगा। यहां पे उनके साथ ऐसा कोई डिनायल नहीं किया जा सकता है। एक्चुअली ये प्रिवेंट करता है, प्रोटेक्ट करता है एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स को, मना करता है। लेकिन ऐसे माइनॉरिटीज इंस्टीट्यूट्स को अपनी ही कम्युनिटी के लोगों को प्रेफर करने से मना नहीं कर सकता। यानी आप एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है तो आप उसे यदि डिस्क्रिमिनेट कर रहे हो तो इस बात का प्रोटेक्शन है। लेकिन यदि आप अपनी ही कम्युनिटी के लोगों को प्रेफर कर रहे हो तो ये प्रोटेक्टेड नहीं है। इसका मतलब कि ऐसा एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जो कि 30 क्लॉज 1 में एस्टैब्लिश्ड है और फंड को रिसीव कर रहा है तो वो अपनी कम्युनिटी के लोगों को यदि प्रेफर कर रहा है एडमिशन के लिए तो ये बात वैलिड है, कॉन्स्टिट्यूशनल है। जब ये इनके ग्राउंड्स के आधार पर रिस्ट्रिक्ट करता है तब इस बात का प्रोटेक्शन है। ये नहीं कर सकता है ऐसा इंस्टीट्यूट। तो मैं आपको एक बात और बता दूं, 3 केस आई यहां आपके यहां। एक तो PMA पाई फाउंडेशन वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका, PA इनामदार वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, इस्लामिक स्टेट एकेडमी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका। 3 केसेस थी आपके, और इन 3 केसों के आधार पर जहां पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह बताया गया कि जो रिजर्वेशन होगा, रिजर्वेशन का जो राइट है, यानी रिजर्वेशन इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट यानी सीटों को जो रिजर्व किया जाएगा, तो कहता है कि भैया यदि कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूट जो कि स्टेट के द्वारा नॉन फंडेड है और फंड्स को रिसीव नहीं कर रहा है, नॉन फंडेड बाय द स्टेट, और यदि इसमें यदि रिजर्वेशन लागू किया जाए, इट इज जस्ट अ इंक्रोचमेंट। ये इंक्रोचमेंट होगा ऑफ देयर राइट्स। सीधे सीधे 2 बातें। तो TMA पाई फाउंडेशन के केस में यह डिस्टिंग्विश किया गया कि स्टेट को कोई राइट नहीं है, 2005 के पहले की बात कर रहा हूं मैं, कि स्टेट को ऐसा कोई राइट नहीं होगा जो ऐसे इंस्टीट्यूट में रिजर्वेशन लागू करे, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में रिजर्वेशन लागू करे
जो कि नॉन फंडेड है। इट मीन्स देयर वाज अ डिस्टिंक्शन विच वाज ड्यू इन अ केस ऑफ TMA पाई फाउंडेशन, यानी एडेड एंड नॉन एडेड, फंडेड एंड नॉन फंडेड के बीच में डिस्टिंक्शन किया गया। तो रिजर्वेशन की जो पॉलिसी है, वो रिजर्वेशन की पॉलिसी एडेड कॉलेज में लागू की जा सकती है, फंडेड कॉलेज में लागू किया जा सकता है, बट नॉट इन अ केस ऑफ नॉन फंडेड कॉलेज। इसका मतलब जो प्राइवेट कॉलेज है, जो निजी कॉलेजेस हैं, वहां पर रिजर्वेशन लागू नहीं किया जा सकता है। इस बात का अंतर पैदा कर दिया गया था, और इसी बात के अंतर को समाप्त करने के लिए TMA पाई फाउंडेशन की केस के बाद और इन्हीं तीनों केसों के बाद आपके संविधान में 15(5) जोड़ा गया, 15 का क्लॉज 5 जोड़ा गया। 15 के क्लॉज 5 में यह बता दिया गया कि एनी इंस्टीट्यूट, एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, वेदर इट इज एसोसिएटेड विद द स्टेट और नॉट, state can make a law for a special provision for any socially and educationally backward or for the SC or for the ST except Article 30 clause 1। यहां पे ये बताया गया, क्या बता दिया गया कि कोई भी ऐसा एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, चाहे वो निजी हो या सरकारी हो, चाहे वो राज्य से संयोजित हो या असंयोजित हो, उनके प्रवेश के संबंध में राज्य जो है वो लॉ बना सकता है, लॉ बना सकता है। किसके बारे में? जो सोशली और एजुकेशनली, सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड है, जो SC है या जो ST है, स्टेट उनके लिए लॉ बना सकता है। लेकिन किसके लिए लॉ नहीं बना सकता है? तो माइनॉरिटीज 30 के क्लॉज 1 के अंतर्गत ये प्रोविजन लागू नहीं होता है। यानी ऐसा कोई माइनॉरिटीज इंस्टीट्यूट है और वो नॉन फंडेड है, तो वहां पर रिजर्वेशन लागू नहीं किया जा सकता है। और माइनॉरिटीज है और फंडेड है तो 19 क्लॉज 2 का रिस्ट्रिक्शन है। इसका मतलब वहां पे ऐसा इंस्टीट्यूट, माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट, रिजर्वेशन को लगाया जा सकता है रेस के आधार पर, रिलीजन के आधार पर, कास्ट के आधार पर, लैंग्वेज के आधार पर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर पाएगा। मैं आपको थोड़ा सा और क्लियर कर दूं इसको। तो मैंने आपसे कहा कि 30 क्लॉज 1 के अंतर्गत एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को एस्टैब्लिश किया गया। तो दो कंडीशन, पहली कंडीशन क्या? पहली कंडीशन कि यदि वो स्टेट से फंडेड है, तो फंडेड है तो क्या होगा? स्टेट से फंडेड है तो क्या होगा? ये 29 के क्लॉज 2 के अधीन होगा। इसका मतलब कि ऐसा इंस्टीट्यूट रेस के आधार पर, रिलीजन के आधार पर, कास्ट के आधार पर, लैंग्वेज के आधार पर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता है। इसका मतलब अदर कम्युनिटी के स्टूडेंट्स भी उसमें प्रवेश पाएंगे। ये उसी माइनॉरिटीज की कम्युनिटी के लोग ही उसमें एडमिशन लेने के लिए बाध्य नहीं होंगे, अदर के लिए भी ये रास्ता खुला हुआ है। लेकिन जब आप 15 का क्लॉज 5 पढ़ते हो तो वहां पे ये बता दिया गया है कि ऐसा जो रिजर्वेशन है, ऐसे जो निजी कॉलेजेस हैं उन पर यह लागू नहीं होगा। यानी माइनॉरिटीज इंस्टीट्यूट है और वो प्राइवेट है, नॉन फंडेड है, नॉन फंडेड है, तो उस पर यह बात लागू नहीं होगी। यानी वहां पर रिजर्वेशन की पॉलिसी लागू नहीं हो सकती है उनके एडमिशन के संबंध में। यह बात क्लियर हो जानी चाहिए आपको। मैंने बहुत स्पष्ट तौर पे आपको बता दिया कि माइनॉरिटीज इंस्टीट्यूट को एस्टैब्लिश किया गया, तो जब तक फंड नहीं पा रहा है कोई रिजर्वेशन नहीं होगा यहां पे। लेकिन जैसे ही फंड को रिसीव कर लिया, ये 29(2) के अधीन हो गया और यहां पे अदर कम्युनिटीज के लोगों को भी लाया जा सकता है। यहां पे रेस, रिलीजन, कास्ट और लैंग्वेज के आधार पर ऐसा इंस्टीट्यूट उनके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता है।
तो मैं आपसे, ये बात क्लियर हो गई, तो आप जरा पीछे आइए। मैंने आपसे कहा कि 15 का क्लॉज 5 कहता है कि इस अनुच्छेद की कोई बात, यानी इन दिस आर्टिकल और कहां पे 19(1)(g) के अंतर्गत किसी बात के होते हुए भी स्टेट जो है वो ऐसा लॉ बना सकता है प्रवेश के संबंध में, चाहे ऐसा इंस्टीट्यूट क्या हो, वो राज्य के द्वारा संयोजित हो या ना हो, यानी स्टेट के द्वारा फंड को रिसीव करता हो या ना करता हो। यानी भले ही 19(1)(g) में कुछ बात बताया गया है या इस आर्टिकल में 15(1) और 2 में कुछ बातें बताई गई हैं, उसके रहने के बावजूद भी 5 ये इस बात को स्पष्ट करता है कि राज्य क्या कर सकता है, राज्य उनके लिए प्रोविजन कर सकता है जो सोशली और एजुकेशनली, उनके प्रवेश के संबंध में स्पेशल प्रोविजन कर सकता है जो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड है, जो एससी है और जो एसटी है, एक्सेप्ट ये एक्सेप्ट की बात कर रहे हैं। इसका मतलब 30 का क्लास 1 इस परव्यू से बाहर है, अर्थात यहां पर रिजर्वेशन लागू नहीं होगा। लेकिन फिर मैंने आपको बताया कि ये 30(1) के भी दो फर्केशन मैंने किया कि जब ये नॉन फंडेड है तभी ये बच पाएगा, लेकिन जैसे ही ये फंडेड हो गया वैसे ही ये अधीन हो जाता है 29 क्लॉज 2 के, और यहां पे भी अब रिजर्वेशन लागू किया जा सकता है। तो एक ही स्थिति है जहां उनके प्रवेश के संबंध में उनकी स्थिति क्लियर है। अब आप देख लीजिए कि यदि मेजॉरिटी के द्वारा यदि कोई स्टैब्लिश किया जा रहा है इंस्टीट्यूट, मैं 3 लोगों को एक बात और समझा दूं आपको, ये देख लीजिए जरा, आर्टिकल 19(1)(g) ये, और दूसरा जो है वो 26, और तीसरा जो है वो 30 का क्लॉज 1, यानी तीनों जगहों पे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को एस्टैब्लिश किया जा सकता है। ये बात क्लियर कर लीजिए आप। ये राइट जो है ये क्या कहता है कि फ्रीडम ऑफ बिजनेस, ट्रेड, ऑक्यूपेशन एंड प्रोफेशन और एजुकेशन इज कंसिडर्ड एज ऑक्यूपेशन, यानी ये जो आपका है व्यवसाय माना जा रहा है, और इसके अंतर्गत यदि किसी मेजॉरिटी के द्वारा यदि एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को इस्टेब्लिश किया जा रहा है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को इस्टेब्लिश किया जा रहा है, तो 19(1)(g) में जाएगा, और यहां पे इनके ऊपर जो रिस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है वो 19(6) के अंतर्गत लगाया जा सकता है। जरा आप देखिए दूसरा इंस्टीट्यूट कहां पे है, तो मैंने आपसे बताया था कि रिलीजियस और चैरिटेबल पर्पज के लिए, चैरिटेबल पर्पज के लिए इंस्टीट्यूट स्टैब्लिश किया जा सकता है आर्टिकल 26 में। और तीसरा बताया कि ये माइनॉरिटीज के द्वारा एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स को स्टैब्लिश किया जा सकता है, और माइनॉरिटीज कौन, रिलीजियस और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज। तो मैं आपसे क्या कह रहा हूं, इसके अंतर्गत यदि कोई विद्यालय खोला गया है, इंस्टीट्यूट खोला गया है, या यहां कोई इंस्टीट्यूट खोला गया है, तो ये सारी बातें पर रिजर्वेशन लागू किया जा सकता है, एक्सेप्ट दीज। और एक्सेप्ट दीज में भी मैंने आपको बताया दो फर्केशन, यदि ये फंडेड हो गया तो 29(2) के आधार पर इस पर लगाया जा सकता है, लेकिन यदि ये प्राइवेट अभी भी है तो यहां पे रिजर्वेशन लागू नहीं होगा। दिस इज द होल पिक्चर। चलिए, तो अब जरा देखिए यहां पे कि 2005 में 93rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा 2005 में 93rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा 15 का क्लॉज 5 जोड़ करके यह बात क्लियर कर दी गई कि किसी भी ऐसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में रिजर्वेशन लागू किया जा सकता है एक्सेप्ट आर्टिकल 30 क्लॉज 1, एक्सेप्ट आर्टिकल 30 क्लॉज 1। और जब यहां पे 2005 में यदि यह बात आ गई
तो 2005 में आने के बाद ये रिजर्वेशन जो पॉलिसी है वो एएमयू में जो है वो रिजर्वेशन पॉलिसी को लागू किया गया। ये रिजर्वेशन पॉलिसी एएमयू में लागू की गई, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में लागू की गई 2005 में। और इस बात को चैलेंज किया गया, चूंकि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो है वो माइनॉरिटीज इंस्टीट्यूट है, वहां पर रिजर्वेशन यानी 30 का क्लास 1 का जो है उसे बेनिफिट मिलना चाहिए, 30 क्लास 1 का उसे बेनिफिट मिलना चाहिए। तो नरेश अग्रवाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस 2006 की केस में यह बता दिया गया कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी इज नॉट अ यूनिवर्सिटी, बिलोंग्स टू माइनॉरिटी। ये माइनॉरिटी से जो है बिलोंग नहीं करती है और यहां पे इसको 30 क्लास 1 का बेनिफिट्स नहीं मिलेगा। मैं थोड़ा सा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के इतिहास के बारे में आपको बता दूं, और अभी जजमेंट जो है वो रिजर्व करके रखा है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की 7 जजेस बेंच ने। तो इनका थोड़ा सा इतिहास देख लीजिए। इनकी जो क्लेम चल रही है, इनकी जो मांग चल रही है वो ये है कि मैं माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट हूं। तो आपको मैं बता दूं कि 1875 में इनकी थोड़ी सी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, 1875 में आप देखिए कि अलीगढ़ जो मुस्लिम यूनिवर्सिटी है उसका इतिहास ये है। 1875 में ये एंग्लो मोहम्मदन ओरिएंटल कॉलेज के तौर पर इसे एंग्लो मोहम्मदन ओरिएंटल कॉलेज के तौर पर इसे स्टैब्लिश किया गया था। 1875 एएमओ एंग्लो मोहम्मदन ओरिएंटल कॉलेज के नाम से इसे स्थापित किया गया था 1875 में। और आप जानते हैं सोशल रिफॉर्म चल रहा है, वहां पे रिलीजियस रिफॉर्म चल रहा है। 1875 में ही स्टैब्लिशमेंट हुआ है आपके आर्य समाज का स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। यानी उस समय प्रार्थना समाज, देव समाज, ब्रह्म समाज ये अपने रिलीजियस रिफॉर्म्स को लेकर के बढ़ रहे हैं। एक भाई साहब के द्वारा भी, सर सैयद अहमद खान, सर उपाधि है, टाइटिल सैयद अहमद खान के द्वारा 1875 में एंग्लो मोहम्मदन ओरिएंटल कॉलेज को एस्टैब्लिश किया गया। और एंग्लो मोहम्मदन ओरिएंटल कॉलेज को ही जो है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में बदल दिया गया। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जो एस्टैब्लिशमेंट हुआ वो 1920 में हुआ। 1920 में इंपेरियल एक्ट्स के द्वारा, इंपेरियल एक्ट 1920 में कौन है? ब्रिटिश गवर्नमेंट है यहां पे। इंपेरियल एक्ट वाज पास्ड इन 1920, 1920 में। और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक्ट 1920 के नाम से आया, जिसमें एंग्लो मोहम्मदन ओरिएंटल कॉलेज को अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में कन्वर्ट कर दिया गया। और फिर 1951 में इस एक्ट में, 1951 में एंड अगेन 1965 में इसे अमेंड किया गया। दिस एक्ट वाज अमेंडेड in 1951 followed by the 1965, and 1965 में this act was challenged in a case of Aziz Wasa versus यूनियन ऑफ इंडिया। अजीज वासा की केस में इसे चैलेंज किया गया 1965 के एक्ट को, और अजीज वासा की केस में इसे डिक्लेयर किया गया अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी इज नॉट अ माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट बिकॉज दिस यूनिवर्सिटी वॉज एस्टैब्लिश्ड बाय द एएमयू एक्ट, नॉट बाय द मुस्लिम्स, नॉट बाय द माइनॉरिटीज। और फिर यह बात क्लियर हो गई है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो है वो माइनॉरिटीज नहीं है। और फिर मैंने आपसे कहा कि जब 2005 में यहां पे रिजर्वेशन को फिर से लागू किया गया, एंड अगेन इट वाज चैलेंज्ड
in a Naresh Agrawal versus Union of India, और जिसमें अगेन रिटेरिएट किया गया कि एएमयू इज नॉट अ माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट, माइनॉरिटी का इंस्टीट्यूट नहीं है, और अगेन फिर उसे चैलेंज किया गया, जिसे रेफर किया गया 7th जज बेंच को, जिसे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने सुन लिया है, जजमेंट को रिजर्व कर लिया है, और जिस दिन जजमेंट आएगा फिर मैं इन प्रोविजन के साथ फिर उस केस के बारे में एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, और मेरी आपसे एक ही विनम्रता के साथ निवेदन है कि आप इन वीडियो को जरा गंभीरता से आप बैठ करके पढ़ें। वीडियो शॉर्ट भी बनाई जा सकती है, लेकिन इतना एलोबरेटिव और एग्जॉस्टिव इसलिए बनाया जाता है कि हर पॉइंट्स को कवर किया जाए, और एक बार यदि आपको चीजों को पढ़ करके समझ विकसित करने में यदि आसानी हो तो ये आपके लिए हेल्पफुल होगा, और यदि आपके लिए यदि हेल्पफुल है तो जरूर कमेंट में लिख करके बताइएगा। थैंक यू।